दिल्ली में बरामद हुई ड्रग्स के मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। मिडिल ईस्ट से चल रहा था ड्रग्स का ये पूरा का पूरा सिंडिकेट। थाईलैंड से भारत लाई जाती थी ड्रग्स, यूपी से सड़क मार्ग से दिल्ली लाई गई थी ये ड्रग्स। दिल्ली के रमेश नगर से कल बरामद हुई थी 2000 करोड़ की ड्रग्स की बड़ी खेप, और इसके बारे में जानकारी ये मिली है कि इसे थाईलैंड से लाया गया था और यूपी से सड़क मार्ग के जरिए ये बड़ी खेप ड्रग्स की लाई गई थी दिल्ली। तस्वीरें दिल्ली के रमेश नगर से बरामद हुई 200 किलो कोकीन की हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोकीन की इस खेप को जब्त किया है। इस 200 किलो कोकीन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2000 करोड़ रुपए बताई गई है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि शातिर तस्करों ने इस 2000 करोड़ की ड्रग्स को नमकीन की सील बंद पैकेट्स में छुपा कर रखा था ताकि किसी को शक न हो, लेकिन स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स के गैंग का भंडाफोड़ करते हुए दबोच लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस कार की जीपीएस लोकेशन ट्रैक की जिसमें कोकीन को रमेश नगर के गोदाम तक पहुंचाया गया था। ड्रग्स नेक्सस में अभी तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने अब तक 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। इससे पहले स्पेशल सेल ने वसंत विहार के महिलापुर इलाके में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान तुषार गोयल, औरंगजेब, भारत जैन और हिमांशु के रूप में हुई थी। जिसके बाद एक गोदाम से तकरीबन 5600 करोड़ रुपए की कोकीन और थाईलैंड का मैरिजुआना ड्रग्स बरामद किया गया था। TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर दिल्ली के रमेश नगर के उस गोदाम पर पहुंचे जहां से 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। अभिजीत की ये रिपोर्ट आप देखिए। वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर इलाके से 200 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की गई और इस बात ने लोगों को भी हैरान कर दिया है। 2000 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बताई जा रही है। रमेश नगर इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जिस जगह से ये सबसे बड़ा ड्रग सीजर जो है अभी तक दिल्ली के इतिहास में वो किया गया। इससे पहले 560 किलो महिपालपुर से बरामद किया गया था और उसी के तार जुड़े हुए थे इस मामले से भी। और इस वक्त हम लोग रमेश नगर में तमाम यहाँ के स्थानीय दुकानदारों के साथ मौजूद है। छोटा सा मार्केट एरिया है, रिहायशी इलाका है और यहां से 2000 करोड़ के ड्रग्स बरामद होना एक हैरान कर देने वाली बात यहाँ के लोगों के लिए भी है। आप लोग यहीं पर रहते हैं, कभी आप लोगों को पता चला कि यहाँ से ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं या फिर यहाँ पर कोई इतना मात्रा में ड्रग्स लेकर आ रहे हैं? ना जी ना, हमें किसी को नहीं पता चला। हम रात भर सर यहीं बैठे रहते हैं, घूमते फिरते हैं, बच्चे सब यहीं के, हम यहीं पले पड़े हैं और ये हमारे भाई साहब हैं, जानकार हमारे भी है। बस ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब एक शरीफ आदमी फंस गया। दुकान के मालिक कौन है और जिन्होंने किराए पे लिया उनका क्या नाम? जिनका ये मकान है जी वो है गुलशन कुमार जी। उनके ये साथ में 4 मकान छोड़ के रहते हैं, पड़ोसी हैं, उनको डोबी कहते हैं, उनका चश्मों का काम है। उन्होंने इनको कहा कि हमारे क्या कहते हैं वहाँ पे दुकान बन रही है तो हमें 4-5 दिन के लिए ये सामान रखना है चश्मे का। तो इन्होंने अब पड़ोसी समझ के कोई वेरिफिकेशन भी नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराया, इसलिए दे दी। हम तो ये चाहते हैं कि जिसने ये काम किया उसे सजा मिले, जो शरीफ आदमी है उसको सजा ना मिले। शरीफ आदमी ये ना पिस जाए बेचारा, गरीब आदमी है वो। और दुबई से इस वक्त की बड़ी खबर है, महादेव सट्टा ऐप का मालिक भारत लाया गया। 10 दिनों में भारत आ रहा है सौरभ चंद्राकर और इसे लाया जाएगा 10 दिनों के अंदर। 10 दिनों के अंदर भारत लाया जाएगा सौरभ को। दिसंबर 2023 से दुबई में हिरासत में है सौरभ। ईडी के एक्शन पर दुबई में हिरासत में लिया गया था। सौरभ के प्रत्यर्पण की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और 10 दिनों में उसे भारत लाया जाएगा। और महादेव सट्टा ऐप का सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर यह बड़ी कार्रवाई की। दुबई में बैठकर महादेव सट्टा ऐप के जरिए करीब 6000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले सौरभ चंद्रकार को दुबई में अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर हुई है। महादेव सट्टा ऐप के सरगना बनने वाले सौरभ चंद्रकार को जल्द ही भारत लाया जाएगा। सौरभ चंद्रकार जो छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक साधारण जूस की दुकान चलाता था, लेकिन महादेव ऐप के जरिए सट्टेबाजी का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर 6000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया। अब उसकी गिरफ्तारी से इस बड़े घोटाले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा
चुनाव के दौरान महादेव सट्टा ऐप एक बड़ा मुद्दा बना था। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस सरकार को घेरा गया था। लगभग 1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था। ये फैसला 22 अगस्त को लिया गया था और अब इस घोटाले के किंग पिन सौरभ चंद्रकार की गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कई अहम कड़ी सामने आ सकती हैं, कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सौरभ चंद्राकर का जूस वाले से लेकर सट्टा किंग तक का जो सफर है वो कैसे तय किया। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है सौरभ चंद्राकर। मलेशिया, थाईलैंड, भारत में 30 कॉल सेंटर इसकी तरफ से पहले खोले गए। अलग अलग सब्सिडरी ऐप बनाकर ऑनलाइन सट्टा जो कारोबार है उसमें यह लग गया। पुलिस, पॉलिटिक्स और नौकरशाही का जो नेक्सस है वो इसकी तरफ से खड़ा किया गया। महादेव सट्टा ऐप के जरिए हजारों करोड़ का जो खेल है वो इसने किया और इसके बाद 6000 करोड़ के जो इस पूरे घोटाले का आरोप है वो इस पर लगा। सट्टे के खेल का मनी ट्रेल क्या है वो अब आपको बताते हैं। KYC के जरिए बेनामी अकाउंट खोले गए, हवाला के जरिए पैसों से बैटिंग की गई, हवाला के जरिए कैश छत्तीसगढ़ भेजा गया, छत्तीसगढ़ के ASI को पैसा भेजा जाता था, रायपुर के ज्वेलर को हवाला से पैसा गया था। महादेव के प्रमोशन में बॉलीवुड का भी काफी इस्तेमाल किया गया। सौरभ की शादी में 17 बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं वो भी शामिल हुई। हिज़्ब उत तहरीर को भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। भोले भाले लोगों को जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनाने वाले गिरोह पर केंद्र सरकार ने करारा प्रहार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1953 में यरूशलेम में बने वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हिज़्ब उत ताहिर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। सरकार ने इस संगठन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हिज़्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। ये संगठन कई आतंकी गतिविधियों में शामिल है। ये संगठन भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल करता है। ये संगठन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। हिज़्ब उत तहरीर क्या है और भारत सरकार ने इस पर बैन क्यों लगाया है? हिज़्ब उत तहरीर एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसकी स्थापना 1953 में यरूशलेम में हुई थी। इसका मकसद वैश्विक इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद को बढ़ावा देना है। इस संगठन का मकसद दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना है। यह संगठन मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा सक्रिय है। और महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन यह खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि कल अजित पवार कैबिनेट की बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए थे। हालांकि तब यह कहा गया कि उन्हें रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने जाना था, इसलिए वो कैबिनेट की बैठक से निकले थे। लेकिन कल जिस कैबिनेट की बैठक को अजित पवार ने बीच में छोड़ा, उसी बैठक में अजित पवार के विभाग यानी वित्त मंत्रालय से जुड़े कई बड़े फैसले भी लिए गए थे और तब से लगातार अजित पवार को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। और ऐसे में अजित पवार ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, लेकिन वजह नहीं बताई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में मतभेदों की खबरों को एनसीपी अजित पवार ने खारिज कर दिया है। एनसीपी की तरफ से बयान जारी करते हुए अजित पवार की नाराजगी वाली खबरों का खंडन किया गया। ऐसे में समझिए कि आखिर अजित पवार की नाराजगी वाली खबरें कहां से आईं। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कैबिनेट बैठक कल मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई। इस कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद थे, लेकिन थोड़ी देर बाद बैठक से अजित पवार निकले और रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लाउंज पहुंच गए। सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बैठक में पूरे समय मौजूद थे, मगर अजित पवार के अचानक कैबिनेट की बैठक से निकलने के बाद सवाल उठने लगे। ये खबर आई कि क्या अजित पवार नाराज हैं, लेकिन एनसीपी कोटे के बाकी मंत्री कैबिनेट मीटिंग के दौरान मौजूद थे। ऐसे में एनसीपी अजित गुट का कहना है कि नाराजगी का सवाल ही नहीं। अजित पवार परसों की रात ब्रीच कैंडी नहीं जा पाए थे, इसलिए जब रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपी लाया गया तो सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से अजित पवार एक थे। और देखिए हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर है। हरियाणा में 15 अक्टूबर को सीएम की शपथ होगी। नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला परेड ग्राउंड में तैयारी के लिए कमेटी बनाई गई है। तो 15 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे।
पंचकुला परेड ग्राउंड में तैयारियों के लिए बाकायदा एक कमेटी भी तैयार की गई। और हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष की मीटिंग जारी है। हरियाणा में नई सरकार के गठन को लेकर यह मीटिंग मंत्रिमंडल के स्वरूप और नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर चर्चा की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कल 3 घंटे बैठक में हो चुकी है प्राथमिक चर्चा। आमोद राय हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। आमोद, क्या जानकारी मिल रही है इस चिंतन मंथन और बैठक की? क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे या फिर पुराने चेहरों के साथ ही छोटे मोटे बदलाव की संभावना दिख रही है? देखिए रवि, मैं बताऊं आपको कि हरियाणा में नए चेहरे जरूर आएंगे और ज्यादातर चेहरे नए होंगे, ये बात बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं। और चूंकि एक इसके पीछे फैक्ट भी काम कर रहा है, वो काम ये कर रहा है कि बीजेपी के जो पुराने मंत्री थे उसमें से कई दिग्गज मंत्री इस बार चुनाव हार गए हैं और कई टिकट नहीं मिलने से चुनाव नहीं लड़े थे। तो ये भी एक वजह है कि जो 12 से 13 मंत्री वहां बनाए जाने हैं जो हरियाणा में, उसमें से ज्यादातर चेहरे नए होंगे और उसमें सारे वर्गों को कैसे समाहित किया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसको सारी बिरादरी से वोट मिला है, उसमें जाट हो या नॉन जाट हो या ब्राह्मण हो या बनिया हो या पंजाबी हो या ओबीसी हो या दलित, सबको कैसे समाहित किया जाए, सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इसको लेकर चिंतन मंथन चल रही है। और कल जो नायब सिंह सैनी और हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बैठक 3 घंटे की हुई थी, उसमें इन सब मुद्दों पर माना जा रहा है कि डिटेल में डिस्कशन हुआ था और उसी को लेकर आज संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ धर्मेंद्र प्रधान की बैठक पार्टी ऑफिस में हुई और 1 घंटे तक बैठक चली। और साथ ही चूंकि ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है हरियाणा में, जहां सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी का जीतना नामुमकिन सा है, वैसे में एक बड़े संदेश देना चाहती है बीजेपी। इस शपथ ग्रहण को भी बड़ा करना चाहती है, बड़े स्तर पे आयोजित करना चाहती है, ताकि इससे देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक सकारात्मक मैसेज जा सके। रवि, शुक्रिया आमोद आपका इस अपडेट के। और अब खबर लखनऊ से। आज लखनऊ में जेपी जयंती को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। तस्वीरें लखनऊ में जेपी जयंती पर हुए हंगामे की हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में प्रदर्शन किया। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को जेपी सेंटर जाने की इजाजत नहीं दी थी। फिर प्रदर्शन के बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने घर के पास जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तस्वीर देखिए, अब अखिलेश यादव ने एक अलग रुख अपनाया और डेमोक्रेटिक तरीके से जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं अखिलेश यादव, और वो भी उस बैरियर के सामने जो बैरियर उनको रोकने के लिए लगाया गया था। मंच पर कुछ बड़े नेता भी उनके साथ हैं। छोटा सा मंच बनाया गया है, ओपन जिप्सी है, उसमें जेपी की मूर्ति, और आज उनकी जयंती के मौके पर अखिलेश यादव एक बड़ा संदेश दे रहे हैं और साफ तौर पर सरकार को जवाब भी कि आप मुझे बाहर निकलने से रोक सकते हैं, लेकिन जयंती मनाने से आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। और जेपी जयंती के मौके पर माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कहा इस दौरान, आप सुनिए। जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते, अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने, इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया, इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया। लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था। 70 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। समय समय पर हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी की जाएगी। किसी ने पीआईएल भी की, एक वरिष्ठ पत्रकार ने पीआईएल भी की, तो सरकार ने भी एफिडेविट लगाया और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं।
और इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें माल्यार्पण से रोकने के पीछे बीजेपी ने साजिश की है। सुनिए अखिलेश का यह बयान। जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है, बताओ हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और माल्यार्पण विवाद पर समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की मानसिकता ही छोटी है। श्रद्धांजलि देने से अखिलेश यादव को क्यों रोका गया? जयप्रकाश नारायण जी की जयंती का मौका है, लेकिन लखनऊ राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गए हैं। मेरे साथ में सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। लखनऊ में क्या हो रहा है, ये वजह क्या? ये लखनऊ में जो सरकार है वो फासिस्ट मानसिकता के लोग हैं, वरना वजह तो कोई हो ही नहीं सकती है। जयप्रकाश जी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकने के पीछे कोई जायज़ वजह हो ही नहीं सकती। मैं तो इस वक्त देश के समस्त समाजवादी जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको अपील करूंगा कि वो इस बीजेपी को विरोध करने के लिए कि जयप्रकाश कुछ उस तरफ हैं, उनको ही सोचना चाहिए। कुछ तो जयप्रकाश के आंदोलन की उपज है। नीतीश कुमार जी जैसे नेता इतने बड़े बने हुए हैं आजकल, केंद्र में मंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, रिकॉर्ड है बिहार में। उनको एक मिनट भी इस बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश जी का अपमान सारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है और बिहार की। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने भी बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जेपी की जयंती पर श्रद्धांजलि देने से रोकना सरकार की तानाशाही। देखिए, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और न मौलिक स्वतंत्रता पर इनका कोई ध्यान है। वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी हमारे आज़ादी लड़ाई के बड़े योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान प्राप्त था। और इसीलिए आज उनकी जयंती पर हम लोग प्रतिवर्ष उनको सम्मान देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। पिछली बार भी इनको रोका गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कूद करके बैरिकेडिंग गए और उन्होंने वहाँ माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करके चले आए। मेरे समझ में नहीं आता किसी मूर्ति पर माल्यार्पण करने से कौन सा पहाड़ टूट जाता। या तो उस संस्था में इन्होंने कोई गड़बड़ी कर रखी है या उसमें कोई इन्होंने उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी गड़बड़ियाँ उजागर न हों, इसलिए इस तरह का ये अवैधानिक लोकतांत्रिक कार्रवाई करके वहाँ जाने से रोक रहे हैं। इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर जेपी सेंटर बेचने के आरोप लगाए, तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया। उनको माला पहनाने के लिए रोक दिया गया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य, इससे ज़्यादा इस देश की आज़ादी के लाने वाले लोगों के जन्मदिवस पर माला पहुंचाने के लिए रोकना, उसको ढक देना और उसके लिए परेशानी पैदा करना, अवरोध पैदा करना, ये देश की आज़ादी के और देश के लोकतंत्र पर माथे पे कलंक है। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म, अन्याय और तानाशाही से हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकती है। देखिए, अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे।
दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। और यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ हुए थप्पड़ कांड के बाद माहौल गर्म हो गया है। विधायक के समर्थन में दूसरे विधायक भी लामबंद होने लगे। घटना 9 अक्टूबर की है। मामला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव से जुड़ा है। बैंक चुनाव के दौरान मतदाता सूची फाड़े जाने पर विधायक ने आपत्ति जताई थी। इसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद ये मारपीट की घटना हुई थी। अब क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, वैश्व महासभा, संयुक्त व्यापार मंडल समेत तमाम संगठनों ने विधायक योगेश वर्मा को अपना समर्थन दिया है। साथ ही कई विधायक भी लामबंद हो गए। क्या हुआ कल योगेश जी के साथ? योगेश जी के साथ क्या हुआ? जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए पार्टी संज्ञान ले रही है और जो होगा ठीक ही होगा। कार्रवाई होगी नहीं होगी? कार्रवाई होगी जिसने पीटा है विधायक जी को? आप क्या मांग करते हैं? क्या मांग? हम सब लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। किस टाइप की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? एक विधायक के साथ मारपीट हुई सरेआम सर, गलत हुआ। सब लोग कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह एक साथ है आप लोग, लेकिन हम सब लोग एक साथ हैं। लखीमपुर खीरी में आज एक सभा का भी आयोजन होना है, जिसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस बल के साथ साथ पीएससी की भी तैनाती की गई है। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 2 विधायकों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई है। देवरी से बीजेपी के विधायक ब्रिज बिहारी के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर डाली, तो मऊगंज के बीजेपी विधायक एसपी दफ्तर में दंडवत हो गए। आप देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कुछ विधायक अपनी ही सरकार से परेशान हैं। इन तस्वीरों को देखिए। मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल जिले के एसपी दफ्तर में जाकर दंडवत कर रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। प्रदीप पटेल लगातार नशे के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार नशे का कारोबार चल रहा है। कार्रवाई नहीं होने की वजह से एसपी के दफ्तर में जाकर बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने दंडवत होकर इंसाफ की मांग की। वहीं देवरी से बीजेपी विधायक ब्रिज बिहारी ने नाराजगी दिखाते हुए अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। ब्रिज बिहारी पीड़ित के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुंचे थे। उनके कहने पर शिकायत दर्ज नहीं हुई तो उन्होंने थाने से ही विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, उसके खिलाफ एफआईआर करवा के दूंगा। चाहे मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे परमानेंट ना हो, डजंट मेक इट डिफरेंस। आदमी जब विधायक के खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं तो एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय क्यों नहीं करवा सकते? हालांकि बीजेपी नेताओं के दखल के बाद विधायक ब्रिज बिहारी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। और बीजेपी के अरबपति विधायक संजय पाठक ने भी अपनी ही सरकार में खतरे की आशंका जताई है। वहीं बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिस्टम पर शराब माफिया हावी। मध्य प्रदेश में अपनी ही सरकार में बीजेपी विधायक संजय पाठक ने अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि जबलपुर, कटनी और भोपाल में उनके घर के बाहर संदिग्ध लोगों को कई बार देखा गया। उनके खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। कटनी एसपी को और डीजीपी को पत्र लिखा है कि मेरे घर के आसपास कई बार मैंने देखा है, कटनी में भी, जबलपुर में भी और भोपाल में भी संदिग्ध परिस्थितियों में मुझे कुछ लोग पिछले 6-8 महीने 1 साल से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। तो पाटन से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने नशे के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने एक पोस्ट पर लिखा कि पूरी सरकार ही शराब ठेकेदारों के सामने दंडवत है। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि बीजेपी के पार्षद भी नाराजगी जता रहे हैं। ग्वालियर के वार्ड नंबर 58 से बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिल ने एक वीडियो जारी करते हुए सड़क पर शराब पी रहे लोगों की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी विधायकों और नेताओं की नाराजगी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेताओं को अपनी ही सरकार में इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम आदमी का क्या होगा। लगातार इन्हीं के विधायक साष्टांग हैं पुलिस के सामने और कई ऐसे मामले, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, बिश्नोई जी हो। और बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 1947 के विभाजन को हिंदुओं के लिए गलती बताया। उन्होंने कहा कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो आज लव जिहाद नहीं होता। मैं पंडित नेहरू का नाम नहीं लेता, न गांधी का नाम लेता, लेकिन पूर्वजों का तो कह सकता हूं। पूर्वजों से भूल यही हुई कि आपने अगर सत्ता के लिए देश को टुकड़े किया, अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते तो
आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। आज कोई मेरे दुर्गा के मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता। कल कोई हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थर नहीं फेंकता, कोई रामनवमी में पत्थर नहीं फेंकता। जबकि 76-77 साल हो गए, देश के किसी कोने में, मुजफ्फरपुर के किसी गांव में तजिया का निकलता हो, हमने कभी कोई पत्थर नहीं फेंका। आरएसएस नेता सुरेश भैया जी जोशी ने कहा है कि अगर जाति जन्म के आधार पर होती है तो क्या कोई बता सकता है कि हरिद्वार किस जाति का है? सुनिए आप पूरा बयान उनकी तरफ से क्या दिया गया। जन्म के आधार पर जातियां तय होती है? क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के होते हैं? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है, वो इन सब बातों को अपना मानता है। फिर भेद कहां पर? राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण करने नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है, वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं करना चाहिए। गलत धारणाएं होगी, समाप्त करना चाहिए। कुछ भ्रम होगा, दूर करना चाहिए। अनावश्यक अहंकार पनपता होगा, उस अहंकार के बीज को नष्ट करते हुए हम सब एक समाज के। महाराष्ट्र में पुणे पोश हिट एंड रन केस में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जुवेनाइल बोर्ड के 2 सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया है। पुणे के पोश दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी को नरम शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने वाले 2 सदस्यों पर गाज गिरी है। किशोर न्याय बोर्ड के 2 सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया। 2 सदस्यों की पहचान LN दानवाड़े और कविता थोराट के रूप में की गई है। इन सदस्यों के खिलाफ महिला एवं बाल विकास विभाग की शिकायत दर्ज की गई थी। 8 अक्टूबर को राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जांच के दौरान LN दानवाड़े और कविता थोराट को दोषी पाया गया। वो दोनों पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए सरकार इन दोनों सदस्यों की सेवा को समाप्त करना उचित समझती है। बता दें कि 19 मई को 2 IT प्रोफेशनल्स की मोटरसाइकिल को एक पोर्श कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस पोर्श कार को एक 17 साल का नाबालिग लड़का नशे में धो धोकर चला रहा था। इस मामले में तब हंगामा मच गया जब तत्कालीन JJV सदस्य दानवाड़े ने आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर जमानत दे दी थी। इस मामले की जांच करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। और पुणे में हिट एंड रन केस का एक और मामला सामने आ गया है। एक ऑडी कार चालक ने 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई। ऑडी कार चालक ने पहले एक स्कूटी सवार 3 लोगों को ठोकर मारी। ऑडी कार की टक्कर से स्कूटी पर सवार तीनों लोग घायल हो गए, लेकिन ऑडी सवार वहां से थोड़ी दूर निकल गया। इसके बाद ऑडी सवार ने एक बाइक सवार को भी ठोकर मारी, जिसमें राउफ नाम का फूड डिलीवरी बॉय घायल हो गया। बुरी तरह से घायल राउफ को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना कोरेगांव पार्क की है। वो इंसिडेंट हुआ अराउंड 2 बजे के आसपास। हमने एक 2-3 घंटे में हमने ताबे में लिए हैं। उसका प्राइमरी फेस ये लग रहा है वो ऑडी कार चला रहा है, और अभी मेडिकल के लिए हमने भेजे। उसका भी रिपोर्ट नहीं आया है। रिपोर्ट आने के बाद उसके बारे में पता चलेगा। क्या शराब पिए होता है कुछ? अभी मेडिकल रिपोर्ट के बिना हम बोल नहीं सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट आएगा, हम पता तभी बोल सकते हैं। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच के लिए आसपास लगाए गए सभी CCTV फुटेज को खंगाला। CCTV फुटेज की जांच के जरिए पुलिस ने ऑडी चालक की पहचान की। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम प्रदीप दयाल है। गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। बांग्लादेश के प्रसिद्ध जेशोश्वरी काली मंदिर का मुकुट चोरी हो गया है। PM मोदी ने मुकुट उपहार में दिया था।
चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर मुकुट चोरी करता नजर आ रहा है। चोरी करने के बाद चोर मुकुट को अपनी टी शर्ट में छिपा लेता है। चोरी की घटना को कल अंजाम दिया गया। चोरी कल दोपहर करीब 2:50 के बीच हुई। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के पुजारी दिलीप कुमार बनर्जी ने रोजाना का पूजा पाठ करने के बाद मंदिर की चाबियां रखरखाव के लिए जिम्मेदार रेखा सरकार को सौंप दी थी। वहीं रेखा सरकार ने बताया कि वो कुछ काम काज करके वापस आया तो देखा कि मां काली का मुकुट वहां पर मौजूद नहीं है, जिसके बाद उसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपराधी की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश के काली मंदिर के इस मुकुट से खास कनेक्शन है। पीएम मोदी साल 2021 में जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने ये मुकुट तोहफे में दिया था। जेशोरेश्वरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। जेशोरेश्वरी नाम का अर्थ है जेशोर की देवी। और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। इस महोत्सव में नवरात्रि की रौनक देखने लायक है। यह फेस्टिवल 13 अक्टूबर तक चलेगा। TV9 फेस्टिवल में दिल्ली के सबसे ऊंचे दुर्गा पूजा पंडाल में विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। चक्षुदान, आरती और पुष्पांजलि के साथ पूजा का एहसास विशेष दिव्य अनुभूति देने वाला है। TV9 फेस्टिवल में तीसरे दिन भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो केंद्रीय मंत्री, दिग्गज नेता और कई बड़ी हस्तियां भी TV9 फेस्टिवल में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस फेस्टिवल में विशेष तौर पर पहुंचे। उन्होंने इस फेस्टिवल को बेहद खास बताया, तो बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी TV9 फेस्टिवल में आए। उन्होंने इस उत्सव को शानदार बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी मेले में पहुंची, तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी TV9 फेस्टिवल में आए और इस फेस्टिवल की खूब तारीफ की। TV9 मराठी का इंफ्रा एंड हाउसिंग कॉन्क्लेव हाल ही में मुंबई में संपन्न हुआ। इस कॉन्क्लेव में MMRDA के अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल उपस्थित थे। सुनते उनकी तरफ से क्या कहा। सार्वजनिक जो परिवहन है उसके लिए MMRDA बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। खास तौर पे मुंबई महानगर क्षेत्र में जो मेट्रो के सारे रूट्स हैं उनको विकसित करने की दृष्टि से देखा जाए, या फिर मुंबई और मुंबई के आसपास जो बड़े बड़े शहर हैं उनको जोड़ने के लिए सड़क मार्गों की व्यवस्था हो, या और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रकल्प हैं वो MMRDA ने बड़े पैमाने पे लिए हुए हैं। उद्देश्य यही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ एक समायोजन बिठाया जाए, जिससे कि मुंबई कर जो है, मुंबई के जो आसपास और मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं उनको न केवल आने जाने में सुगमता हो, बल्कि उनका जो दैनंदिन जो जीवन है उसमें भी किसी तरह की समस्या ना हो। इसके लिए खूब बड़ी प्लानिंग के हिसाब से MMRDA काम करता है।